नमस्कार, स्वागत है आपका अजित अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक वानखड़े। भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी ने वही किया जो कर्नाटक में कांग्रेस ने किया था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस जल्दी से ये बात तो रेखांकित होती है कि भाजपा ये मानती है कि ये दोनों राज्य उनके लिए बहुत मुश्किल भरे हैं और 2024 की चुनाव मद्देनजर इन दोनों राज्यों में वापसी उनकी जरूरी है। मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर उनको आना है, सत्ता में वापस लौटना है और मध्य प्रदेश में फिर एक बार सत्ता में कंटिन्यू रहना है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो टोटल 39 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए। बीजेपी ने स्ट्रेटेजी ये करी कि 4 कैटेगरी में उन्होंने अपने उम्मीदवारों को सीटों को डिवाइड किया है। जो हारी हुई सीटें जिनकी जीतने की कोई उम्मीद नहीं, वो चौथे कैटेगरी में है और उसी कैटेगरी की उन्होंने सीटें डिक्लेयर की हैं, इस होप में कि यदि हम पहले उम्मीदवार उतारेंगे तो उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिलेगा। यदि कोई विद्रोह करता है तो उसको संगठन संभाल लेगा, एक जगह मिल जाती है संगठन को, नाराज लोगों को फिर से संभल के मैदान में उतारने के लिए, यानी मदद करने के लिए उनको आप कन्विंस कर सकते हैं। ये सारी चीजें रखते हुए उन 39 सीटों पे उन्होंने जो सीटें तय की हैं उनमें 5 सामान्य हैं, 13 पिछड़ी जाति है, मतलब एसटी की, एससी की 8 है। और यदि देखा जाए तो कई एक्सपेरिमेंट किए हैं पार्टी ने। खासकर सिंधिया का उम्मीदवार जहां से था, गोहद से, वो कांग्रेस के विधायक थे, सिंधिया के साथ आए, इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़े तो वहां हार गए। तो इस बार मेवाराम जाटव का टिकट काट दिया गया। सिंधिया खेमे के, ये सिंधिया खेमे का पहला उम्मीदवार जिसका सीट गई। उस जगह हम ताकत से लड़ना चाहते हैं दिखाने के लिए लाल सिंह आर्य, जो राष्ट्रीय एससी एसटी मोर्चा के प्रमुख है, उन्हें उतारा। वो लोकसभा में वर्तमान में सांसद है। छत्तीसगढ़ और इसकी बात करें मध्य प्रदेश की तो दोनों जगह एक एक सांसद उन्होंने उतारा। इससे पार्टी की जो सीट जीतने की जो स्ट्रगल है वो बताती है। लाल सिंह आर्य को तो वैसे ये संगठन के लोगों का, इनको राज्यसभा विधानसभा में रखकर पूरे देश में इनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति इतनी पतली हो गई बीजेपी की कि अब लाल सिंह आर्य जैसे पूरे भारत में जब 5 राज्यों में जिनका उपयोग करना था, अब उनको गोहद सीट पे कन्फाइन कर दिया है क्योंकि ये सीट जीतनी है। अब ये कांग्रेस को दिखाना होगा कि ये सीट उनकी है। यदि उनके उम्मीदवार बीजेपी जाके लड़ते तो भी ये सीट कांग्रेस की होती है, तो क्या इस बार लाल सिंह आर्य को टक्कर दे पाएंगे? भोपाल मध्य उत्तर में भी जो सीटें उतारी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट है कि चलो एक बार प्रयास करके देखते हैं। लेकिन भोपाल से कोई खबर ऐसी कंफर्म नहीं आ रही है। लेकिन भाजपा ये मान के चलती है कि ये 39 सीटों में हमको हारना है और यदि हम ताकत से नए स्ट्रेटेजी के साथ, नई उम्मीदवारों के साथ यदि यहाँ लड़ते हैं तो कम से कम इसमें से 5-10 सीटें भी हम जीते तो हमारे लिए बोनस होगा, क्योंकि कई बार ये सीटें लगातार हारते आ रहे हैं। अब इन 39 में यदि हम देखें तो 12 नए चेहरे हैं, 14 पुराने चेहरे हैं। कुछ जगह बहुत पुराने लोग रिपीट हुए हैं, मतलब उस सीट में 20 साल पहले चुनाव लड़ा था, फिर उसको रिपीट किया है, इसलिए नया चेहरा भी नहीं मान सकते, पुराना चेहरा भी नहीं मान सकते। कुछ जगह जिताऊ उम्मीदवार के को ढूंढते हुए 75 साल के जगन्नाथ रघुवंशी को चंदेरी से उतारा है। उन्हें लगता है कि ये
चुनाव शायद जीत जाएंगे। अभी तक हाशिए पे थे, लेकिन चंदेरी में शायद लोग उनको बहुत मानते हैं। तो 75 साल के वृद्ध को चुनाव में उतारा क्योंकि वो जिताऊ दिखते हैं कम से कम बाकी जो लोग हैं उनके बीच में। चाचौड़ से प्रियंका मीना को उतारा गया है। प्रियंका मीना जी की खासियत यह है कि उनके पति आईआरएस ऑफिसर है दिल्ली में और उनके सत्ता पक्ष के पास अच्छे खासे कनेक्शन है, तो उनको दिया गया। महेश्वर में राजकुमार मेव को उतारा। ये राजकुमार मेव वही है कि जो पिछली बार उन्होंने विद्रोह किया था और वो सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी। तो जिसने बीजेपी से विद्रोह करके इंडिपेंडेंट लड़ा था उस राजकुमार मेव को फिर से इस बार टिकट से नवाजा है। इसके मायने है कि पार्टी अब विद्रोहियों को भी अपने गले लगाने को तैयार है यदि उनको थोड़ा उसमें प्रकाश दिखता है कि ये जीत सकता है। और महेश्वर का राजकुमार मेव ये बेहतरीन उदाहरण है। सावेर एक सीट है जो बीजेपी की कांग्रेस की अल्टरनेट जाती रहती थी। वह तुलसीराम सिलावट कांग्रेस से चुनाव जीते। वो भाजपा के साथ चले गए महाराज के साथ, फिर चुनाव लड़े सावेर से, फिर जीते और वो सीट उन्होंने इस बार अच्छी खासी मेहनत करके पकड़ ली है। खासकर वहां पे ऐसे कई उनके सिपासालार हैं कि जो वो भले ही भोपाल या प्रदेश में बाकी जगह पे सिंधिया जी की बाकी सीटें संभालने में लगे, लेकिन सावेर में पूरी ताकत के साथ लोग लगे हैं। और इसी वजह से सावेर का जो पुराना चेहरा था राजेश सोनकर, जिसके संघ के साथ भी अच्छे संबंध हैं और दलितों में एक अच्छा चेहरा माना जाता है, प्रकाश सोनकर के भतीजे हैं जो प्रकाश सोनकर सावेर से पहले चुनाव लड़ते थे और वो मंत्री भी रहे हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। ये राजेश सोनकर अब सोनकच्छ में उतरेंगे। सोनकच्छ में कमलनाथ के राइट हैंड चुनाव लड़ते हैं, वर्मा जी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने घेराबंदी की भी प्रयास किया है। सबसे पुराने लोग एक खास एक सीट ऐसी है कि जहां पे तराना तराना में 20 साल पहले ताराचंद गोयल वहां एमएलए हुआ करते थे। सत्यनारायण जटिया के बड़े नजदीकी समझे जाते हैं। सत्यनारायण जटिया पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी हैं। तो ये तराना सीट फिर से वापस जीतने के लिए 20 साल पहले के उम्मीदवार को पार्टी ने उतारा। इसका मतलब पार्टी को अब पुराने नए से कोई परहेज नहीं। पार्टी को हाशिए पे लगे हुए नेताओं को फिर बुला रहे हैं। जो लोग चुनाव हार गए उनको साइड पे कर रहे हैं। जो चुनाव हारने के बाद भी लगता है कि ये जीत जाएंगे, वहां उनको उतारा है। एक घटिया की सीट है सतीश मालवीय की। ये सतीश मालवीय सिटिंग एमएलए थे जब उनका टिकट कटा, क्योंकि कांग्रेस से एक सांसद प्रेमचंद गुड्डू ये बीजेपी में आए और उनके बेटे को ये सीट देने के लिए घटिया की सतीश मालवीय का टिकट काटा था। सतीश मालवीय लड़ते चुनाव तो शायद जीत जाते। प्रेमचंद गुड्डू के बेटे चुनाव हार गए क्योंकि लोगों ने बाहर से आए हुए प्रेमचंद गुड्डू के परिवार को रिजेक्ट कर दिया। फिर पार्टी को अपनी गलती समझ में आ गई और इस बार घटिया पे फिर सतीश मालवीय को टिकट दिया। तो ये जो कुछ उन्होंने बदलाव किए, वो बदलाव कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी कुछ कैलकुलेशन के साथ बदलाव करती है। जैसे बैतूल की एक सीट है भोला डोंगरी की, वह महेंद्र सिंह चौहान को फिर से रिपीट किया। अब पिछले चुनाव में महेंद्र सिंह चौहान 30,000 से हारा था। जब बैतूल बात हुई तो एक नया समीकरण सामने आया कि एक आदिवासी युवा संगठन जैस एक आदिवासियों का आउटफिट है जो पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव लड़ी, इस बार भी लड़ी। सुनने में आया कि भाजपा ने बैतूल में की ये भोला डोंगरी सीट के लिए जैस से कोई ऐसा सेटिंग मतलब एक अंडरस्टैंडिंग किया है जिसमें जैस एक अपना तगड़ा उम्मीदवार बैतूल में उतारेगा। वह आदिवासी वोट अच्छे हैं और जो कांग्रेस को जाते हैं। यदि जैस के उम्मीदवार ने आदिवासी वोट अपने तरफ ले लिए तो फिर ये महेंद्र सिंह चौहान का 30,000 का लीड कम हो सकता है या जीत भी सकते हैं।
इसलिए महेंद्र सिंह चौहान को फिर से उतारा, भले 30,000 की लीड से पिछली बार हारे। ऐसे कई सीटें हैं जहां पे मतलब 26 सीटें तो ऐसी है मध्य प्रदेश में जो 5,000 के कम से चुनाव में हार जीत हुई है। 10 सीटें तो 1,000 से भी कम चुनाव मतलब डिफरेंस से हार जीत हुई है। अब इन सभी सीटों पे सीट वाइज माइक्रो लेवल पे भाजपा काम कर रही है। फिर भी जो अंडर करंट राज्य में है वो पूरे कांग्रेस के समर्थन में दिखता है। लाडली बहना के बाद थोड़ा बहुत बीजेपी ने इंप्रूवमेंट किया, उसके बाद तुरंत सप्लीमेंट जो होता है, ये पहली लिस्ट 39 लोगों की देके किया। जो अर्ली बर्ड होने का, जो पहले होने का जो एक एडवांटेज कर्नाटक में जैसा कांग्रेस ने कुछ सीटों पे उठाया था, वैसा ही उनको भाजपा भी जानती है कि इन 39 सीटों में जो हारी हुई है उनमें से उनको 10 भी मिल गई, 9 भी मिल गई, 5 भी मिल गई तो बोनस है। लेकिन इस बोनस सीट में भी खास सिंह, लाल सिंह आर्य हो गए, मेव हो गया, ये चंदेरी की सीट हो गई, 75 साल पुराने मतलब उम्र दराज आदमी को दी। ये सारा समीकरण ये बताता है कम से कम 5 से 6 सीट तो ऐसी हैं जो बीजेपी वहां जीत सकती है। ये उनके लिए बोनस होगा। अब 100 दिन बचे हैं यदि हम कैलकुलेट करें पिछले चुनाव में, इसमें इन 100 दिनों में बहुत सारा पानी अब नर्मदा में बहेगा। कांग्रेस अपनी लिस्ट कैसी लाती है, वो जिताऊ उम्मीदवार इन लोगों के सामने कैसे खड़ी करती है, शायद अभी अगले सप्ताह कांग्रेस की भी एक लिस्ट आने वाली है। ये सारा आज तो कम से कम एक क्षण पे लाडली बहना के बाद और ये पहली लिस्ट के बाद एडवांटेज बीजेपी हो गया है। इसके मायने ये नहीं कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी माइनस में थी वो जीरो पे आ गई है, जीरो से फिर 1 2 3 प्लस में आना शुरू हो जाएगी। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी कम से कम उनको एक एज तो देगी जो माइनस में थी, जो अब प्लस में आ गई है। ये है मध्य प्रदेश का सिनेरियो। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में यह भी देखा जा रहा है कि कई दिग्गज बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन करने का खबर है। यदि ऐसा होता है तो फिर बीजेपी को अपनी जीती हुई सीटें भी संभालनी होगी। कहीं ऐसा नहीं कि हारी हुई सीटें जीतने के चक्कर में जीती हुई सीटें बीजेपी हार जाए। लेकिन अब कांग्रेस के लिस्ट का इंतजार है, उसके बाद पता पड़ेगा कि एग्जैक्टली कांग्रेस कैसा खेल करती है। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो सभी लोग ये कहते हैं कि किसी भी हालत में आएगी तो कांग्रेस ही, क्योंकि बघेल ने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की अस्मिता को कांग्रेस से जोड़ा है। हर चीज में वो छत्तीसगढ़िया चीज ढूंढते हैं। पैसा बहुत बांटा है, पैसा खर्चा किया है, योजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रयास है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पे है और बीजेपी पूर्ण रूप से घर बैठी हुई है। बीजेपी के हर बड़े नेता कहीं ना कहीं अटके हुए हैं और जैसे बघेल जी को ऊपर से डराया जा रहा है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से, तो बघेल भी अपने होम डिपार्टमेंट के थ्रू इन तमाम बड़े दिग्गजों को, जिनकी भ्रष्टाचार की 15 साल की अटूट फाइलें, बहुत केसेस पड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं डराने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां पे भी जो पहली लिस्ट दी 21 की, उसमें ये बात तो तय है कि बीजेपी जिस ताकत के साथ बार बार कह रही है कि मध्य प्रदेश टफ है लेकिन छत्तीसगढ़ हम जीतने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस 21 के सीटों में दिखाई देती है। खासकर पाटन की यदि सीट देखें तो विजय बघेल जो लोकसभा के सदस्य है दुर्ग से, उनको उतारा है और ये पाटन भूपेश बघेल की सीट है। विजय बघेल भूपेश के भतीजे हैं। भतीजे ने एक बार चाचा को पहले भी विधानसभा में पटकनी दी है। दोनों बराबरी के उम्मीदवार हैं, दोनों बोलने में भी उतने ही तेज तर्राट है और दोनों को पार्टी ने पूरा तरह से समर्थन दिया है। यदि विजय बघेल भूपेश बघेल को पाटन में कन्फाइन करके रखते हैं, यानी बिजी करके रखते हैं, उनको पाटन से बाहर जाने का जगह नहीं देते, तो फिर बाकी सीटों पे भूपेश बघेल कैसा काम करेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में बहुत और भी सारी चीज है, जैसे कि जो राम विचार नेता अब है अंबिकापुर से, ये पहले राज्यसभा के एमपी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बेचारे हाशिए पे चले गए थे बीजेपी में।
क्योंकि अब जिताऊ उम्मीदवार पार्टी ढूंढ रही थी, तो फिर राम विचार नेताम पे भी पार्टी को विचार करना पड़ा और अंबिकापुर की एक सीट से उनको भेजा गया। एक मजदूर लीडर है जनक ठाकुर, उनको एक उम्मीदवार बनाया गया। ये भी वो आदमी है जिसका अपनी जमीन पे भरपूर जन समर्थन उनके पास है। खैरागढ़ में राजघराने का उम्मीदवार दिया है। 21 में से 4 साहू दिए हैं। साहू ये बहुत एक बड़ा मतदाता है और वो साहू के प्रति समर्पित है। जिस ताकत के साथ ये बोल रहे हैं भाजपा के लोग, यानी वरिष्ठ नेता, कि छत्तीसगढ़ इस बार हम ले लेंगे, तो एक अंडरकरंट चर्चा ये भी है कि एक नई राजनीतिक पार्टी जन्म ले रही है और यदि वो जन्म लेती है तो फिर छत्तीसगढ़ के समीकरण पूर्ण रूप से बिगड़ जाएंगे। और शायद मेरा भी विश्वास इतने जल्दी नहीं बैठेगा इस खबर पे, लेकिन एक खबर बताने वाले वरिष्ठ पत्रकार, बड़े राजनीतिक विश्लेषक छत्तीसगढ़ के इस बात को इंडिकेट करते हैं कि यह नया दल जो होगा, इसका नेतृत्व वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। उसके पीछे राजनीति वो ये बताते हैं कि जैसा महाराष्ट्र में अजित पवार को तोड़ा गया, जैसा शिवसेना को तोड़ा गया ईडी और सीबीआई के चक्कर में, भूपेश बघेल के खिलाफ जो शराब को लेके और बाकी कोयले घोटाले को लेके, शराब घोटाले को लेके जो जांचें चल रही थी, वो जांचें अब थोड़ी शिथिल हो गई हैं। एजेंसियां अब थोड़ी सी चुप सी हो गई हैं। लोगों को जमानत भी मिल रही है, एजेंसियां अपोज भी नहीं कर रही हैं। तो कहीं 11th आवर पे कोई ऐसा तो विस्फोट नहीं होगा, क्योंकि भूपेश बघेल के पास पैसे की भयानक ताकत है। वो एक मजबूत कुर्मी नेता है, छत्तीसगढ़ के जनमानस पे व्याप्त है। अपनी एजेंसियों से बचने के लिए यदि भूपेश बघेल अलग पार्टी बनाते हैं तो फिर वहां कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर वो त्रिकोणा संघर्ष होगा, हंग विधानसभा होगी, फिर आपस में गठबंधन होंगे, सरकारें बनेगी। लेकिन भूपेश बघेल के लोगों से बात करने के बाद ये तो लगता है कि जब भूपेश बघेल को सब कुछ पार्टी ने दे दिया है, फ्री हैंड भी दिया है, भूपेश बघेल ने पार्टी ने जो जो आदेश दिए, जिन जिन राज्यों में चुनाव में, मतलब वो वर्चुअली एटीएम थे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कभी उस एटीएम ने काम करने से मना नहीं किया। ऐसे में भूपेश बघेल के जहां थोड़ा सा विद्रोह था सिंहदेव साहब का, वो भी उप मुख्यमंत्री बना के कमजोर कर दिया है। बाकी एजेंसियों से वो लड़ ही रहे हैं। यदि थर्ड पार्टी नहीं आई तो फिर कांग्रेस को सत्ता में वापस आना है। हो सकता है कि बीजेपी की कुछ सीटें बढ़े, क्योंकि बीजेपी ने जिस ताकत के साथ पहली लिस्ट दी, ये लिस्ट हारी हुई सीटों की थी, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ सीटें दी। और जो केंद्रीय नेतृत्व जिस विश्वास के साथ बोलता है, एक होता है कि बोलने के लिए बोलना और एक विश्वास के साथ बोलना, छत्तीसगढ़ में जो चीजों को रेखांकित कर रहे हैं। एक खबर और भी है छत्तीसगढ़ को लेके कि बीजेपी के पास यदि ऐसा कोई नेता नहीं जिसके कुछ फाइलें नहीं है, सब डर के अंदर घर बैठे हैं। ऐसे में क्या महाराष्ट्र के गवर्नर भैंस साहब, उनको उतारा जा सकता है? वो एक ऐसे बीजेपी के नेता है कि उनका भ्रष्टाचार के मामले में पूर्ण रूप से क्लीन कैरेक्टर है। वो लोगों के बीच में बहुत, उनके संबंध भी व्यक्तिगत है और एक बहुत ही सज्जन नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। लेकिन अब यदि उतारना होता तो पार्टी को यही समय है कि उनको उतारे। पार्टी यदि और लेट करेगी तो फिर उनको उतारने के बाद भी पार्टी के पास वो चेहरा नहीं होगा जिसे हम कह सकते कि बहुत ईमानदार चेहरा है। क्योंकि 15 साल के शासन में रमन सिंह के सभी ने भ्रष्टाचार के गंगा में हाथ धो लिए, इसीलिए वो भी कहीं ना कहीं बघेल से डरते हैं। बघेल अपने भ्रष्टाचार के चलते केंद्र से डरते हैं। तो ये डरे हुए माहौल में वर्तमान में तो कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो चर्चाएं हो रही है वो कई चीजों को पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजित अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।